तो हम यहाँ केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ना शुरू किया था और हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देख लिए थे। एक था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका ये मतलब हो रहा है कि हमारे पास जब एक प्योर सॉल्वेंट थे तो इसके जो भी फ्रीजिंग पॉइंट था, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि वाटर एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ अगर ये वाटर का मैं कोई सॉल्यूशन बना दूँ, वाटर में मैं कुछ भी ऐड करके, फॉर एग्जांपल मैं वाटर में NaCl ऐड कर देता हूँ, मतलब सॉल्ट ऐड कर देता हूँ, और सॉल्ट ऐड करके वाटर में अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर ये वाटर प्लस NaCl, तो अब ये वाटर तो नहीं रहा, अब ये तो सॉल्यूशन हो चुका है। अब इस वाटर इस NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन में अब इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो देयर इज ए डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर फ्रीज हो जाएंगे, वैसे ये सॉल्यूशन जो है अब ये 0 पे फ्रीज नहीं होगा, उससे कम पे होगा, मीन्स डिप्रेशन मीन्स कम होगा। जैसे कि मान लीजिए -10 डिग्री पे होगा। तो इसी बातों को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस भी टेम्परेचर पे हमारे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना? ऐसे टेम्परेचर जहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते थे। वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? क्योंकि अभी हम फ्रीजिंग पॉइंट लेकर डील करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ऐसा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस in liquid phase becomes equals to vapor pressure of substance in solid phase। कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर मैंने एक कंटेनर में सिर्फ इतना आइस रखा है और बाकी ऊपर ऊपर की जगह वैक्यूम है, तो यहाँ भी एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा इस आइस के सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये वेपर प्रेशर जो क्रिएट होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ पर वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ये वेपर प्रेशर मैं पकड़ लेता हूँ कि इससे मैं कह रहा हूँ वेपर प्रेशर, इनका इनका मत ये है वेपर प्रेशर है यहाँ पर PS, मतलब P ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड आइस है तो इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो PS है। और जब यही आइस लिक्विड फेज में है तो ये वाटर है, और इस वाटर को भी अगर मैं क्लोज कंटेनर में ऐसे रखूँगा तो यहाँ से वाटर का भी कुछ वेपर यहाँ पे एवापोरेट होकर आएंगे, और वो वेपर इस वाटर के सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाएंगे। वो वेपर प्रेशर को मैं कह देता हूँ वो है PL, क्योंकि ये लिक्विड है, ये सॉलिड था, ये लिक्विड। तो जिस टेम्परेचर में इनके ऊपर जो वाटर वेपर प्रेशर लग रहा है वाटर के ऊपर, वो विल बिकम इक्वल्स टू दी सॉलिड के ऊपर, आइस के ऊपर जो वाटर प्रेशर है PS, इतने के बराबर हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से कह रहा हूँ, इन जनरल ये जो आइस के ऊपर वेपर प्रेशर है ना बहुत कम है। मान लेते हैं ये आइस के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए आइस के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो है 1 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, और जनरली वाटर के ऊपर जो वेपर प्रेशर होता है वो है 17 mm ऑफ मरकरी। ओके, 17 mm ऑफ मरकरी।
अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है और टेम्परेचर डिक्रीज़ होने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है। तो मुझे इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करता जाऊंगा, ये वेपर प्रेशर जो वाटर के ऊपर है वो भी डिक्रीज़ होते होते 17 से 16, फिर 15, फिर 14, ऐसे होकर 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि ये वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ये लिक्विड फेस के ऊपर जो वेपर प्रेशर है PL जिसे मैं कह रहा हूँ, दैट विल बिकम इक्वल्स टू दी वेपर प्रेशर ऑन दी सॉलिड फेस। इस सॉलिड फेस के ऊपर जो वेपर प्रेशर उसके बराबर हो जाए। तो ऐसा टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर PL विल बिकम इक्वल्स टू PS, ये PS, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑन द लिक्विड फेज विल बिकम इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑन द सॉलिड फेज। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें टेम्परेचर धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। कम करते करते वाटर के केस में ऐसा देखा गया कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाते हैं, उस समय वाटर के ऊपर जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होता है, डैट बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू आइस के ऊपर जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होता है उसके। और इसी कारण जो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आइस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। उस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होकर आइस बन जाते हैं। ये हमें एक नई बात समझ आई वेपर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, किसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉलिड फेज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने अगर कुछ सॉल्यूट इसमें डाल दिया, जैसे हमारा प्योर लिक्विड था, तो उनका वेपर प्रेशर उनका फ्रीजिंग पॉइंट कोई एक टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं TF0, ये इनका फ्रीजिंग पॉइंट था जब ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है वाटर, तब इनका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। जब इसमें हमने कुछ हमने कोई सॉल्यूट मिला दिया तो ये सॉल्यूशन बन गए हैं अब, और इस सॉल्यूशन का वेपर फ्रीजिंग पॉइंट जो है या फ्रीजिंग टेम्परेचर कह सकता हूँ वो TF है, और इसमें डिप्रेशन है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमारा जो नेट डिक्रीज इन दी फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डेल TF इज इक्वल्स टू TF0 माइनस TF। ये क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट का, मैं यहाँ लिख देता हूँ। TF0 क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड TF क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तब हमारा डेल TF क्या है, डेल TF है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल TF इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अब किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमारा जो डेल TF होता है, लिखता हूँ, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल TF इज प्रोपोर्शनल टू, फिर से मोलैलिटी, ये M स्टैंड्स फॉर व्हाट, मोलैलिटी, मोलैलिटी, M स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज़ करूँ तो डेल TF इज इक्वल्स टू K, अब इसे F कहेंगे, पहले हम K ये कहते थे क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट था, उसे KB कहते थे, ये फ्रीजिंग पॉइंट है KF इंटू M। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया इम्पॉर्टेंट वाला। यहाँ पर M क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, M क्या है, M मोलैलिटी, और मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, ये मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, पहले लिख देता हूँ, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी का यूनिट होगा मोल पर kg। ओके, और KF क्या होता है, KF है ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इनका नाम है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट।
ठीक है। वही, और क्या नाम है इनका, इनका दूसरा नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक नाम है इनका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इनका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ के एफ जो आप पहले हमारा के बी का यूनिट था, वही के एफ का भी यूनिट है यहाँ पर, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके, इजी है। कैसे ये आया यहाँ से, तो मैं लिख सकता हूँ ना, के एफ इज इक्वल्स टू डेल टी एफ बाई एम। अब डेल टी एफ क्या है, ये तो है तो चेंज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर टेम्परेचर ही होता है, मतलब केल्विन माइनस केल्विन, तो डेल एफ केल्विन है। और एम क्या है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल पर केजी, तो यहाँ नीचे मोल और पर केजी है तो ऊपर में मैं केजी लिख सकता हूँ। तो क्या दिख रहा है, ये केल्विन केजी बाई मोल, तो वही इनका यूनिट है, केल्विन केजी बाई मोल। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब दूसरी बात बस यही है कि मैं इनको m को थोड़े दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करूँगा। तो m क्या होता है, मोलालिटी इक्वल्स टू, हमने पहले भी पढ़ रखा है ये, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, ये हमारा होता है मोलालिटी m। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट कर सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन बी से, बी स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट। हमने पहले भी ये सब डिस्कस किया है कि जब भी सॉल्यूट होगा उसे हम बी से डिनोट करेंगे और जो सॉल्वेंट होगा उसे हम ए से डिनोट करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड हमने थ्रू आउट द वीडियो फॉलो किया है। तो इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम एन बी लिखते हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट, वो क्या है डब्ल्यू ए, ठीक है, इंटू 1000, जो ऊपर में 1000 है। अब ये भी हम जानते हैं कि हम एन बी को, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये वाले यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ अगर मैं, तो लिख सकता हूँ डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, बस। तो इस m को जो हमने अभी ऐसे लिखा है, इस m को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें एक दूसरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। जस्ट एक ही चीज़ को अलग अलग फॉर्म में लिख कर रख रहे हैं, ताकि जब न्यूमेरिकल करना हो तो जो भी फॉर्म एप्लीकेबल हो वो मैं फट से लिख लूँ, मुझे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। तो के एफ और ये वाला फिर बाकी सब कुछ 1000 डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी डब्ल्यू ए, ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। देखिएगा, हमने इसके पहले जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किया था तो बहुत सिमिलर एक एक्सप्रेशन हमें मिला था। उस केस में हमें कौन सा एक्सप्रेशन मिला था, मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से, डेल टी बी कहता था उसे, इज इक्वल्स टू के बी 1000 डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी डब्ल्यू ए। सब कुछ सेम था, जस्ट यहाँ पर चेंज इन, जैसे ये है ना, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर था, ये है डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसे हम कहते थे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ये हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। बाकी सब कुछ सेम है। तो ये सिमिलर एक एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर भी मिला है। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है और ये एक एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। अब इनके बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल, इस एक्सप्रेशन को सामने रखते हैं न्यूमेरिकल करते वक्त। तो हमें क्या क्या करना है देखते हैं। पहले दिया है कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली इथिलीन ग्लाइकॉल हमारा सॉल्यूट है जिसे मैं बी से डिनोट करूँगा, और वाटर हमारा सॉल्वेंट है जिसे मैं ए से डिनोट करूँगा। तो 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल है, मतलब कि हमारा डब्ल्यू बी क्या है, इज इक्वल्स टू 45 ग्राम, और वाटर कितना है 600 ग्राम। तो हमारा डब्ल्यू ए कितना है 600 ग्राम।
तो हमारा WA और WB तो गिवन है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ रहा है, मतलब ये इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो रहा है, कितना डिप्रेस हो रहा है, कितना लोअर हो रहा है, ये सारे वर्ड एक ही है, तो वो हमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर नंबर 1, ठीक है। और क्या दिया है, नंबर 2 क्या पूछ रहे हैं वो बाद में देखते हैं। और क्या दिया है कि KF दिया है फॉर दी वाटर, KF का वैल्यू भी दिया गया है। तो KF फॉर वाटर कितना है, यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, KF फॉर वाटर इज़ 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। और मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए ये मुझे मिला है, ये मुझे गिवन है, और ये मुझे गिवन है, ये मुझे नहीं पता MB, तो मैं MB निकाल लेता हूँ। MB क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला भी दिया है C2H6NO2। अब इसका मुझे मोलर मास निकालना है, तो क्या निकाल सकता हूँ मैं, ये मोलर मास ऑफ MB2 मतलब है मोलर मास ऑफ C2H6O2। तो C के लिए होता है 12 एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन के लिए 1 एंड ऑक्सीजन के लिए 16। देयरफॉर MB इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 हाइड्रोजन का एंड प्लस 16 इंटू 2 ऑक्सीजन के लिए। इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा ये आता है 62, और ग्राम पर मोल लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल का वेट कितना होता है, 62 ग्राम। तो ये हमने MB भी यहाँ निकाल लिया। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, नंबर A जो सॉल्व करने को कहा गया ये A, इसमें हमें डेल TF निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल TF इक्वल्स टू KF 1000 WB डिवाइडेड बाई MB WA, ठीक है। ये सारे वैल्यूज़ पुट करने हैं अब। तो KF कितना है 1.86 इंटू 1000 है, इंटू WB कितना है 45, डिवाइडेड बाई MB कितना है 62, इंटू WA कितना है 600। अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर आएगा 2.2 K। K स्टैंड्स फॉर केल्विन, क्योंकि ये तो केल्विन ही ना, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही होता है, तो ये हमारा केल्विन और ये हमारा आंसर। पार्ट B क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं ना, जस्ट वैल्यूज़ पुट करके हमें आंसर मिल जा रहा है। जस्ट हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसे हम WB कहेंगे, किसे हम WA कहेंगे, किसे हम MB कहेंगे, किसे KF कहेंगे, ये सारी बातें। पार्ट B कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन अब बताओ। अभी तो पार्ट A में हमने ये बता दिया कि जब वाटर, प्योर वाटर के बदले अगर मैं वाटर में कुछ ये इथिलीन ग्लाइकोल ऐड कर दे रहा हूँ 45 ग्राम, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना कम हो जाएगा, 2.2 केल्विन से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ये हमने बता दिया। लेकिन अब हमें ये बताना है कि जो सॉल्यूशन बन रहा है वाटर में ये मिलाकर इथिलीन ग्लाइकोल, अब उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फिर कितना है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि 273.15 केल्विन, ये है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। और ये इस फ्रीजिंग पॉइंट से इतना कम हो जाएगा तो फिर वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इज इक्वल्स टू 273.15 माइनस 2.2, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 270.95 केल्विन। तो ये हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब देख सकते हैं यहाँ पर वाटर दिया है लेकिन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया है, तो ये सारी बातें हमें याद रखना होगी। ऐसे भी जब ये बॉइलिंग पॉइंट के हमने एग्जांपल देखे थे, वहाँ भी वाटर दिया था लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया था, तो उस समय वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड या दैट मीन्स 373.15 केल्विन ये हमें लिख लेना होगा। तो ये सारी बातें हमें याद रखने पड़ेंगे वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन कितना है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन कितना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनमें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होने वाला है, सॉल्यूशन जब वाटर से सॉल्यूशन बन जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, जब वाटर से सॉल्यूशन बन जाएगा तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। नाम से ही समझ आ रहा है इसलिए कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ताकि
ईजी हो जाए, कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये हमने देखा। एक और छोटे से न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसे समझने के लिए। और तो ये भी हमारा एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है। यहाँ कह रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमारा बेंजीन क्या है, बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, इसे ए से डिनोट करेंगे, और ये जो सॉल्यूट है इसे बी से डिनोट करेंगे। तो कितना वेट है हमारे सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, डब्ल्यू बी कितना है, इक्वल्स टू 1 ग्राम, और डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू 50 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन बाय 0.4 के। तो ऐसा करने से बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट 0.4 के से कम हो गया। दैट मीन्स ये क्या हमें बता रहा है, डेल टी एफ का वैल्यू बता रहा है कि बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट कितने से कम हो गया, 0.4 के से कम हो गया। तो ये डेल टी एफ दे रहे हैं हमें। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये टी एफ सॉरी के एफ, इसे ही कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर भी हमने लिखा था, इसलिए कभी इसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कह देगा, कभी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह देगा, कभी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह देगा। आपको ये याद रखना होगा कि सारी बातें के एफ ही को डिनोट कर रहे हैं। तो के एफ इज इक्वल्स टू कितना है, 5.12 kg सॉरी केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, और क्या कह रहा है, फाइंड दी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब हमें एम बी निकालने को कह रहा है, फाइंड करने कह रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ 1000 डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए एम बी। यहाँ क्या क्या गिवन है, देखिए ये गिवन है, ये गिवन है, डब्ल्यू बी गिवन है, डब्ल्यू ए गिवन है, और डब्ल्यू एम निकालने को कह रहा है। बिल्कुल ईजी है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और निकालेंगे। तो एम बी इज इक्वल्स टू के एफ 1000 डब्ल्यू बी बाई डेल टी एफ डब्ल्यू ए। अब इनका वैल्यू हमें पुट करना है। तो 5.12 इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी मतलब 1 ग्राम डिवाइडेड बाई डेल टी एफ मतलब 0.4 के इंटू डब्ल्यू ए मीन्स 50 ग्राम। याद रखना ये डब्ल्यू बी, ये एम बी, ये सारे हमारे ग्राम में होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या ग्राम में कहना चाह रहा था, ये मोलर मास है ना, मोलर मास का क्या यूनिट होता है, ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम पर मोल में होना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। तो इसे सॉल्व अगर करूँगा तो ये 256 ग्राम पर मोल आता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के पहले थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ठीक है, देखते हैं उसे भी। ऑस्मोसिस पहले देखते हैं और फिर बाद में देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोसिस भी पढ़ने के पहले एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम शॉर्ट में SPM भी कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है, या मेम्ब्रेन मतलब एक फिल्म टाइप का, एक पतले से शीट टाइप का है, जो सेमी परमिएबल है। परमिएबल मीन्स परमिशन कि उसके आर पार कुछ जा सके। ठीक है, सेमी परमिएबल मतलब कुछ कुछ चीज़ें जा सकती है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं जा सकती है। तो फॉर एग्जांपल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है, एक शीट है, शीट टाइप के है। ठीक है, 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से मान लीजिए सॉल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, ओके, इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े, और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे हैं। तो ये हमारा जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक ऐसा मेम्ब्रेन है
जिनमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स पास हो जाएंगे लेकिन बड़े बड़े पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। कहने की बात है कि इनमें से सॉल्वेंट पास होकर निकल जाएगा लेकिन सॉल्यूट पास होकर नहीं निकल सकते। छोटे छोटे सॉल्वेंट पास होकर निकल जाएंगे लेकिन सॉल्यूट पास होकर नहीं निकल पाएंगे। तो इस टाइप के मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इनका लिटरेचर थोड़ा लिख कर दिखा। तो पहले ये देख लीजिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दीज आर मेम्ब्रेन्स दैट अपीयर टू बी continuous sheet of film yet they contains a network of microscopic holes or pores, मतलब इनमें छेद रहते हैं छोटे छोटे। small solvent molecules like water can pass through these holes but bigger molecules of solute is hindered। बड़े बड़े सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इससे पास नहीं कर सकते लेकिन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस टाइप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास कर सकते हैं। तो ये हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस, यहाँ पर मैंने एक चार्ट टाइप का बनाया है, इसे आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। इस चार्ट से आपके सारे कॉन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि ऑस्मोसिस में एक्चुअली फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है। कि अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, ठीक है, तो हमारा जो मूवमेंट है ऑफ द सॉल्वेंट, देखिए इसमें से तो पास सिर्फ सॉल्वेंट होंगे, ये तो हमें पक्का पता है, सॉल्यूट कभी नहीं हो सकता। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होकर सिर्फ सॉल्वेंट निकलेंगे, सॉल्यूट कभी नहीं निकलेगा। अब बस बात यह है कि सॉल्वेंट इस साइड से इस साइड जाएंगे कि इस साइड से इस साइड जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो चार्ट बनाया है, यहाँ पर हर केस में हमारा सॉल्वेंट इस साइड से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं और इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन विच डायरेक्शन, वही यहाँ पर बताया गया कि अगर एक साइड हमारा प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी साइड हमारा सॉल्यूशन है, तब हमारा जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के साइड में हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है। समझते हैं इस बात को कि अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है तो उनमें है क्या, सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और उसी में अगर मैं कुछ सॉल्यूट भी मिला दूँ तब जाकर वो सॉल्यूशन बन जाता है। अब क्या इस सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे प्योर फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे कि हमारे प्योर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्यूशन में हमारे ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे कि प्योर सॉल्वेंट में हमारे ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऑब्वियसली हमारे प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो इस केस में यहाँ कॉन्सेंट्रेशन इनका ज़्यादा है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट के तरफ हमेशा मूव करेंगे हमारे सॉल्वेंट। अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दो तरफ में एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट है, तो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसे दूसरे तरफ से समझते हैं कि अगर हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है और दूसरी तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मतलब यहाँ पर सॉल्यूट के नंबर जो है या मात्रा जो है वो कम है। अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है मतलब सेम यही बात हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूट की तरफ जाएंगे, दैट मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे। तो ये सारे एक ही बात है, लेकिन अलग अलग केस में आपको फट से समझ आ जाना चाहिए कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना है। तो मूवमेंट हमारा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होना है, या कह सकते हैं हमारे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट की तरफ होना है, या कह सकते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट की तरफ होना है, या कह सकते हैं लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होना है। अगर मैंने कह दिया कि हमारी इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ ही सॉल्यूशन है, किधर भी प्योर सॉल्वेंट नहीं है, दोनों तरफ ही सॉल्यूशन है, एक तरफ लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तब बताइए कि मूवमेंट किधर से किधर होगा। सिंपल सी बात है कि मूवमेंट हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट की तरफ होती है, क्योंकि मूवमेंट तो हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ही होना है, तो हाई से लो की तरफ जाएंगे, ठीक है ना।
जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट मूव होते हैं, वैसे ही ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन देखिए जहाँ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई कहाँ होगा, जहाँ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो मतलब उनमें बहुत कम मात्रा में, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक शुगर सॉल्यूशन है जिनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तब इसका क्या मतलब है कि उस एक ग्लास ऑफ वाटर में मैंने बहुत कम शुगर मिला है। और अगर कम शुगर है तो ज़्यादा क्या है, वाटर है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। एक लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, देयरफॉर उस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमारा ये सॉल्वेंट मूव करेगा। वैसे एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, कि एक ऐसा ग्लास ऑफ वाटर जिनमें मैंने बहुत ज़्यादा करके क्या मिला है, हमने शुगर मिला है। अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर ज़्यादा है, लेकिन हमारे नंबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वो कम है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कम है। तो मूवमेंट हमेशा वाटर या सॉल्वेंट के हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होना है। तो यही बातों को अलग अलग तरीके से समझा है कि ये सारे केस में आप देखिएगा कि हमारे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इन सारे केसेस में हमारे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो मूवमेंट हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट की तरफ होगी। तो इसे हम जैसे भी इस चार तरीके से समझें, लेकिन मूवमेंट हमेशा इस साइड से इस साइड होने वाली है। और इसी प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू दिस SPM और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन from the region of high concentration of the solvent to a region of low concentration of the solvent, या उसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। इतनी सी बात है बस। ओके, अब देखिए ये ऑस्मोसिस तो एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। खुद ऐसे ही एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर मैं दो, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट और दूसरी तरफ सॉल्यूशन को मैं सेपरेट करके रखूँगा, तो अपने आप सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होकर थ्रू होकर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाने लगेंगे, ये खुद होने लगेगा। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का कहाँ कंसेप्ट आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसेप्ट आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इधर से इधर खुद मूव कर रहा है। अगर इस मूवमेंट को मुझे स्टॉप करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन के ऊपर, ताकि इधर से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आना चाह रहे थे उस प्रेशर के कारण अब वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ पाएंगे। तो ये जो प्रेशर, जितना प्रेशर मुझे लगाना है ठीक उतना ही प्रेशर लगाना है जितने से ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का इधर से इधर आना स्टॉप हो जाए, उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सीधी सीधी शब्दों में कहें तो ऑस्मोटिक प्रेशर उतना प्रेशर है, एग्जैक्टली उतना एक्सेस प्रेशर है जो मुझे सॉल्यूशन साइड में लगाना चाहिए, जिसके कारण ये ऑस्मोसिस का जो पूरा प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाए, ये सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ आना बंद हो जाए, इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसे थोड़े शब्दों में देख लेते हैं कैसे। तो ये रहा इनका डेफिनेशन। ऑस्मोसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन थ्रू SPM मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। और ऑस्मोटिक प्रेशर द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन साइड में मुझे एक्सेस प्रेशर अप्लाई करना होगा टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, तो ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, यहाँ से इधर सॉल्वेंट के जो मूवमेंट है वो रुक जाए। दैट इज़ टू स्टॉप द पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM। तो जितना प्रेशर मुझे यहाँ अप्लाई करना होगा उसे ही हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने ये सीख लिया। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, यही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमने यहाँ पर कौन से सॉल्यूट ऐड किए हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, या उस सॉल्यूट का नेचर कैसा है, आइडेंटिटी कैसा है, उस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि मैंने कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए हैं या कितना क्वांटिटी में सॉल्यूट ऐड किया है, इस पर डिपेंड करता है। तो इस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी एक टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में स्टडी अब करेंगे। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फिर से फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसे डिनोट करते हैं पाई से, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। इसे हम सी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं मोलैरिटी, जिसे कैपिटल एम से डिनोट करते थे ना। सी स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। ये इसके पहले जितने भी थे वो स्मॉल एम थे, मतलब मोलैलिटी थे। यहाँ पर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, सॉरी मोलैरिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ये एक बात है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, जहाँ पर ये हमारा पाई क्या है, पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है हमारा, सी है हमारा मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसे हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमारा है उसका मोलैरिटी या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और ये टी क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर का है ना, तो ये हमारा टी है गिवन टेम्परेचर इन केल्विन, गिवन टेम्परेचर इन केल्विन। इसका यही मतलब है कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटेगा, ये केल्विन में। और हमारा आर क्या है, आर है अपना जो गैस कांस्टेंट हम जानते हैं वही गैस कांस्टेंट। और आर का एक वैल्यू भी है, आर इज इक्वल्स टू 0.083 यूनिट है लीटर बार मोल इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स। अब ये बात मैं ज़रूर पूछूंगा कि आर का यूनिट ये कैसे हुआ। तो आप यहाँ देखिए, ये पाई जो है इनका यूनिट क्या है, ये प्रेशर है एक टाइप से, तो इनका यूनिट है बार। ठीक है, ये जो टी है ये केल्विन है, मतलब टेम्परेचर है, तो इनका यूनिट होगा के, केल्विन। ये जो सी है ये हमारा क्या है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी होता क्या है बाय डेफिनेशन, यहाँ पर आ जाते हैं। हम जब मोलैरिटी पढ़ रहे थे तो उसे कैपिटल एम से पढ़ रहे थे, अभी कोई बात नहीं, इसे किसी कारण से कैपिटल सी ले लिया गया है तो कैपिटल सी ही ले लेते हैं, ऐसे लिखने से ये और लगेगा। तो एम और सी जिसे हम मोलैरिटी कहते हैं। तो ये होता क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, अगर पीछे वाले फिर डेफिनेशन को आप देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही हमारे मोलैरिटी का डेफिनेशन है। तो इनका यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स ऊपर मोल होगा और नीचे वॉल्यूम इन लीटर, मतलब नीचे लीटर। तो इनका यूनिट क्या हो गया हमारा, मोल पर लीटर। अब आर का यूनिट क्या होगा आप खुद ही निकालिए, आर इज इक्वल्स टू पाई बाई सी टी। पाई क्या है बार, सी क्या है मोल नीचे और एल ऊपर चला जाएगा, और के क्या है, सॉरी टी क्या है के, केल्विन। तो इनका यूनिट क्या हो गया, बार लीटर मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स, वही तो यहाँ लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने इनका यूनिट भी निकाल कर देख लिया। सिर्फ इनका नहीं, हमने यूनिट ऑफ सी भी देख लिया और बाकियों का यूनिट भी देख लिया है कि इनका यूनिट बार है और इनका यूनिट केल्विन है। ठीक है, और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू सी आर टी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इसे थोड़े दूसरे टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। सी को तो हम ये लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस सी को थोड़ा इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, इसे अगर साइड कर दूँ थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे लिख सकता हूँ सी को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एन कैपिटल बी, इतने देर से ऐसे ही लिखता था,
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, इसे मैं वी से लिख रहा हूँ, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम ये भी जानते हैं कि एन बी को क्या लिख सकते हैं, एन बी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं वेट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को लिख सकते हैं वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ऐसा लिख सकते हैं। तो बस उसी को यहाँ भी लिख देते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वी, ये हो गया हमारा सी। तो सी को अगर यहाँ पर रिप्लेस करूँ तो कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारा पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई नीचे एम बी वी, और ये आर और ये टी ऐसे ही रहेगा, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल टी। ये हो गया हमारा एक एक्सप्रेशन फॉर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ हम फिर देख रहे हैं ना कि ये पाई किस पर डिपेंड कर रहा है, ये पाई डिपेंड कर रहा है हमारे डब्ल्यू बी और एम बी के ऊपर, मतलब पाई डिपेंड कर रहा है हमारा, ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई देखिए इज इक्वल्स टू एन बी बाई वी आर टी, सेम बात है। जस्ट मैं इसे ये जो एम बी बाई डब्ल्यू बी बाई एम बी था ना, इसे मैं सिर्फ एन बी लिख दे रहा हूँ, बाकी सब ऐसे। तो ये अलग अलग तरीका है एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, जो ये है वही ये है और वही ये है, सब तीनों सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। इससे जब लिख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमारे एन बी पे डिपेंडेंट है। एन बी मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे तो था ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तो हमने एन बी लिखा है, तो सी इज इक्वल्स टू एन बी बाई वी था यहाँ पर ऐसे। तो ये सारी बातें हमने जान ली हैं। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स तो ज़रूर देखेंगे इसके बेसिस पर, तो इसके पहले एक ये देखते हैं कि कंसेप्ट है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। तो ये क्या होता है वो एक बार स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आइसोटोनिक, फिर है एक हाइपोटोनिक और फिर लास्ट में है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं फिर डेफिनेशन देखेंगे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ओके। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कब होगा, जब उनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा था ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है वो डिपेंड करता है सी आर टी के ऊपर, जहाँ पर हमारा सी क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, आर तो कांस्टेंट है, तो एट अ गिवन टेम्परेचर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसी के लिए तो इसे कहा गया था कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, है ना। यहीं पर तो पहले ही लिखा था हमने पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, ये वाली बात कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है मोलैरिटी के ऊपर, या मोलैरिटी को ही हम कहते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब दो सॉल्यूशन के सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट मीन्स उस दोनों सॉल्यूशन का सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनके सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो या सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखे होंगे, इनका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि हमारा ब्लड एंड वो जो स्लाइन है हमें डाला जाता है ना हॉस्पिटल में, जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं कि कब वीकनेस होता है तो उसके लिए स्लाइन वाटर डाला जाता है, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल स्लाइन सॉल्यूशन। इनका कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.9% मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl। मास बाई वॉल्यूम तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो ये है उनका कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसा एक स्लाइन वाटर और हमारा ब्लड, ये दोनों एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब दोनों का ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है और दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ऐसा ही एक सॉल्यूशन हमारे ब्लड में
इंजेक्ट किया जा सकता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर या मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड के सेल के जो भीतर जो सेल फ्लूइड होते हैं उनके सम इक्वल हो। नहीं तो क्या होगा, फिर ऑस्मोसिस होने लगेंगे। हमारा ये सेल है, मान लीजिए ये ब्लड सेल है, और ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ब्लड सेल का जो आउटर लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये हमारा स्लाइन है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो तो फ्लूइड की मूवमेंट होने लगेगी। हो सकता है कि ब्लड सेल से बाहर इस तरफ फ्लूइड आने लगे। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इनसे, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब क्या कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है कंपेरिजन टू इससे। तो मूवमेंट किधर से किधर होता है, हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो मूवमेंट शायद ऐसे होने लग जाए, और क्या होगा, हमारा ब्लड जो सेल जो है वो फूल कर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिवर्स हो तो हो सकता है कि ब्लड सेल के अंदर से फ्लूइड निकल कर बाहर चले आए, तो हमारा ब्लड सेल्स श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा और डेथ हो जाएगा उनका। तो ऐसे इन दोनों में से कुछ भी ना हो, इसलिए हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही यूज़ करते हैं ब्लड के लिए। तो जितने भी इंजेक्शंस हमारे इंट्रा मस्कुलर होते हैं, इंट्रामस्कुलर नहीं, इंट्रा वेन्स होते हैं, मतलब वेन के अंदर डाले जाते हैं जितने भी सॉल्यूशंस, वो सारे हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहा हूँ उस समय जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो पिछले वाले से, तो उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसे ऐसे कहते हैं, वन सॉल्यूशन whose osmotic pressure is less, ऑस्मोटिक प्रेशर या लिख सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों कॉन्सेंट्रेशन, वन सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर या मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन दी अदर। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को जिनका लेस है उनसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इनका एग्जाम्पल क्या होगा, वही ब्लड ले लूँ और ब्लड के साथ एक ऐसा सॉल्यूशन ले लूँ जिनमें 0.9 से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले स्लाइन वाटर है, तो वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है फिर से, ब्लड प्लस ऐसा ले लेता हूँ 0.8% मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl। तो यहाँ पर ये जो है एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों की कंपेयर, इनका कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, तो ये हो गया एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसी केस में ये क्या है, फिर ये है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वो भी इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास ब्लड के साथ में एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को मिलाऊंगा तब क्या होगा, हमारा ब्लड के अंदर से वाटर निकल कर बाहर आएंगे, ब्लड के अंदर से निकल कर मूवमेंट बाहर होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूँ, ब्लड के अंदर सॉल्यूशन ये अंदर जाएंगे ऐसे, और इसके कारण हमारे ब्लड सेल जो है स्वेल करेंगे, और इससे जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हेमियोलाइसिस। तो अगर हमारे बॉडी में एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन चला जाए या ऐसा एक स्लाइन वाटर चला जाए जिनका कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से कम हो, तो हमारे जो ब्लड सेल है वो स्वेल कर जाएंगे, और उस टाइम में जो कंडीशन होगा, मेडिकल कंडीशन, उसे हम कहते हैं हेमियोलाइसिस। ठीक वैसे ही अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो दो सॉल्यूशन में से जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, वन सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, या लिख सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन, देन द अदर। तो ये वाले जो ये सॉल्यूशन है उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल वही है, ब्लड का अगर लूँ, ब्लड विथ 1%
मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो इस केस में ये हमारा क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। और इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर हमारे ब्लड में इंजेक्ट हो जाए तो हमारे ब्लड के अंदर से जो भी फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ आना शुरू कर देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ आना शुरू कर देंगे। इसके कारण क्या होगा, हमारा ब्लड सेल श्रिंक होगा और इस मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ था हेमियोलाइसिस, ये है प्लाज्मोलाइसिस। तो ये सारी बातें हमने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस देख लेंगे, क्या होते हैं रियल लाइफ में, और एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यहाँ हम बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस देख लेते हैं। तो रॉ मैंगो को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालें तो रॉ मैंगो में से जितने भी मॉइस्चर होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं, ताकि वो पिकल बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फिर विल्टेड फ्लावर मीन्स वो सूखा हुआ फूल, उसे अगर हम पानी में डाल दें तो उनमें फिर से एक फ्रेशनेस आ जाती है, तो वो ये ऑस्मोसिस की वजह से है। लिम कैरेट भी जो नरम हो गया है, बिल्कुल सूख गया है, उसे अगर वाटर में डाल दिया जाए तो वो फिर से फ्रेश हो जाता है। ये है एडिमा, एक टाइप ऑफ डिजीज़ है जिसमें जो भी व्यक्ति ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं उनके शरीर में ये ऑस्मोसिस के कारण स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज़ ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर होता है, ये भी ऑस्मोसिस के कारण होते हैं। तो जो डिजीज़ है उनका नाम है एडिमा। फिर वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट रूट, इसमें भी ऑस्मोसिस का रोल है। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग, तो एक मीट का जो भी बड़ा सा टुकड़ा है उस पर हम अगर अच्छे से सॉल्ट लगा कर छोड़ दें तो उसके मीट के भीतर से जितना भी मॉइस्चर है और वाटर कंटेंट है वो सब बाहर आ जाते हैं और वो फिर प्रिजर्वेशन के लिए आइडियल हो जाते हैं। सिमिलरली फ्रूट में भी अब सॉल्ट लगाएंगे तो उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो उधर पे शुगर लगाकर सेम काम किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन। और मेडिसिन के लिए तो बात किया ही हूँ पहले कि हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं इंजेक्शन देने के लिए, ताकि वो जब बॉडी में जाए तो वहाँ पर कोई भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस ना हो, ना हाइपरटोनिक होनी चाहिए हमारा इंजेक्शन का सॉल्यूशन, ना ही हाइपोटोनिक होनी चाहिए, वो आइसोटोनिक होनी चाहिए, ताकि हमारे सेल सेप के साथ वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर जाए। तो ये सारे सिग्निफिकेंस थे कुछ ऑस्मोसिस के। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं ऑस्मोसिस रिलेटेड। यहाँ पर कह रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन है जिनमें 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया है ये, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो V से डिनोट करते हैं वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 करूँ तो ये 0.2 लीटर। ओके, इसके बाद क्या कह रहे हैं, कंटेंस प्रोटीन 1.26 ग्राम। तो प्रोटीन का कितना वेट है, प्रोटीन हमारा इस सॉल्यूशन में क्या काम करेगा, एज ए सॉल्यूट काम करेगा, और सॉल्यूट को हम इस कैपिटल B से डिनोट करते हैं, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1.26 ग्राम। ये भी हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 K इज़ फाउंड टू बी दिस मच। अब ऑस्मोटिक प्रेशर भी बता रहे हैं, ऐसे इस टाइप के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। इतना ऑस्मोटिक प्रेशर है। एट व्हाट टेम्परेचर, एट T इक्वल्स टू 300 K। मुझसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। जो ये सॉल्यूट हम यूज़ कर रहे हैं, इस सॉल्यूट हमारा प्रोटीन ही तो सॉल्यूट है, तो इस सॉल्यूट का मोलर मास हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का, दैट पाई इज इक्वल्स टू WB/RT बाई VMB। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए ये पाई गिवन है, WB गिवन है, R तो गिवन नहीं होता, R की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। R इज इक्वल्स टू 0.083 लीटर बार
मोल इन्वर्स, केल्विन इन्वर्स, ये हमारी इसकी यूनिट है। तो आर की वैल्यू हमें पता है, टी गिवन है और वी भी गिवन है, तो बस एम बी बाकी है। तो एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू पाई। अब यहाँ पर हर चीज़ों का वैल्यू हम पुट करेंगे, 1.26 इंटू आर 0.083 इंटू टी 300 डिवाइडेड बाई वी कितना है इन लीटर 0.2 इंटू पाई कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। इसे अगर सॉल्व करें तो ये है 61038 ग्राम पर मोल। तो इतना ज़्यादा ग्राम पर मोल है, इसके मतलब समझ रहे कि हमारा जो प्रोटीन है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत हैवी वेट का मॉलिक्यूल होता है। तो 1 मोल ऑफ प्रोटीन को अगर लिया जाए तो उसका वेट करीबन आप देख सकते हैं 61038 ग्राम, ये करीबन 61 kg के आसपास 1 मोल ऑफ प्रोटीन है। इसलिए तो प्रोटीन को मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं या बड़े मॉलिक्यूल कहते हैं हम। इसके बाद एक प्रोसेस देखेंगे जिनका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, वो भी यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा था, तो ऑस्मोसिस क्या था, एक प्रोसेस था, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमने वहाँ से कॉपी कर लिया। नॉर्मल ऑस्मोसिस में हमने देखा था कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और हमारा जो सॉल्यूट है सिर्फ वही इससे पास हो सकता था, और इसके पास होने की डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, या फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, या लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, या लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था कि जब इस डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होता है तो मैं इसकी रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, इस साइड से इस साइड हो रहा है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के। तो अगर मैं इस साइड से अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करूँ ताकि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाए, जस्ट स्टॉप हो जाए, तो उस प्रेशर को कहते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में अगर मैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर इस डायरेक्शन में अप्लाई करता रहूँ तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जब अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑस्मोसिस इस साइड से इस साइड जस्ट स्टॉप हुआ है। अगर मैं ये प्रेशर को और बढ़ा दूंगा इस साइड तो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है अब वो इस साइड से इस साइड जाना स्टार्ट कर देंगे और वो होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, जैसे जो नॉर्मल ऑस्मोसिस में जो डायरेक्शन होता है सॉल्वेंट की मूवमेंट का, उससे रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, मतलब कि ऐसे यहाँ से सॉल्वेंट जाएंगे और इस साइड से बाहर निकलेंगे। तो ये जो ऑस्मोसिस होगा इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल ऑस्मोसिस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब खुद होता है, इसको करने के लिए हमें कुछ देने की अलग से कोई कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर एज हमारा ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, इस ऑस्मोसिस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये जो प्रेशर है रिवर्स डायरेक्शन में या सॉल्यूशन साइड में हमें प्रेशर देना होगा, और वो प्रेशर शुड बी मोर देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर। जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहा हूँ तब तक ये सॉल्वेंट के मूवमेंट सिर्फ जस्ट स्टॉप हुए हैं लेकिन रिवर्स नहीं हुए। अगर मैं ये प्रेशर और बढ़ा दूँ तो हमारे सॉल्वेंट के मूवमेंट रिवर्स हो जाएंगे, तब ये डायरेक्शन हो जाएगा मूवमेंट के, इससे हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन टाइप का लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। ये हमारा सॉल्यूशन साइड है और ये हमारा प्योर सॉल्वेंट साइड है। तो सॉल्यूशन साइड से अगर एक लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाए तो हमारा सॉल्वेंट के जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएंगे, इधर से इधर जाने लगेंगे, मीन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दैट कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इस रिवर्स ऑस्मोसिस के कुछ यूजेस है और किस टाइप के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से रिवर्स ऑस्मोसिस हो सकता है। तो बहुत सारे मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कुछ एग्जांपल उनका ये है कि जैसे कि सेलुलोज
LULOS सेलुलोज एसीटेट फिल्म। ये एक टाइप ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन है, पॉलीमर से बना हुआ, जो रिवर्स ऑस्मोसिस में एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन कहाँ है? रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन है हमारे वाटर प्यूरीफायर। आपने सुना होगा ना कि RO प्यूरीफायर ऐसा लिखा रहता है, RO प्यूरीफायर। तो ये RO क्या है? ये वही है, रिवर्स ऑस्मोसिस स्टैंड्स फॉर RO प्यूरीफायर। इसमें कैसे काम करते हैं ये देखिए। एक ऐसा सेटअप है, ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में, जिसे मैं SPM लिख देता हूँ। इस साइड हमारे समझिए कि सॉल्टी वाटर है, या जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, जिसमें बहुत सारे मिनरल रहते हैं, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, उस टाइप के वाटर है। ठीक है, इनमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। ऑब्वियसली इस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? अगर मैं जैसे कि पानी में अगर ज़्यादा सॉल्ट डाल दूँ तो इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेटेड। मैं किसके नज़र से देख रहा हूँ? सॉल्यूशन के नज़र से देख रहा हूँ, तो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी है कि इनमें सॉल्यूट ज़्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी कि इसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सारी बातें कहाँ दिखा रही है? ये वाले पार्ट में दिखा रही है। देखिए, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारी बातें इधर दिखा रही है। अब नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि यहाँ से हमारे ये हमारा प्योर वाटर है, तो नॉर्मल ऑस्मोसिस में यहाँ से सॉल्वेंट को इधर जाना चाहिए था, क्योंकि ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जा रही है। इसके मतलब कि मैं सॉल्टी वाटर से प्योर वाटर को निकाल ले रहा हूँ। तो ऐसे हमारे सॉल्ट वाटर से प्योर वाटर ये मिल रही है, और यही हम फॉर ड्रिंकिंग पर्पस यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में जब यहाँ से वाटर पास किया जाता है तो एक प्रेशर में पास किया जाता है। वो प्रेशर कैसे मिलेगा? एक पिस्टन लगाकर। ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन लगा है, PISTON पिस्टन, ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और ये प्रेशर शुड बी मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर शुड बी मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ द पिस्टन शुड बी मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे कंडीशन में रिवर्स ऑस्मोसिस होगा और यहाँ पे हमें प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस मिलेगा। तो ये हुआ हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। एक और छोटे से न्यूमेरिकल को देख लेते हैं इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर, अपने कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं व्हेन टू एलिमेंट्स A and B फॉर्म कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला AB2 and AB4। तो दो कंपाउंड है, दो एलिमेंट्स है जो मिलकर या तो ऐसा कंपाउंड भी बना सकते हैं AB2, या फिर ऐसा कंपाउंड भी बना सकते हैं AB4। दोनों में से कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो उन्होंने अपना अपना दोनों कंपाउंड बनाए। व्हेन डिजॉल्व्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, जब 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में, यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ बेंजीन है, 20 ग्राम बेंजीन, तो इस 20 ग्राम बेंजीन में जब हमने AB2 को डाला, ठीक है, कितना? 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ AB2 को जब हमने डाला, तब हमें क्या पता चल रहा है कि इस बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाई 2.3 K। मतलब कि इस केस में हमारा डेल TF कितना है? 2.3 K। ठीक है, और क्या क्या कितना है? B स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, वो 1 ग्राम है। A स्टैंड्स फॉर क्या? सॉल्वेंट, वो है 20 ग्राम। ये भी पता चल गया। ओके, तो इतना लोअर हो गया। वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 1.3 ग्राम। इसी 20 ग्राम बेंजीन में, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में जब हमने 1 ग्राम ऑफ AB4 डाला इंस्टेड ऑफ AB2, अब AB4 जब 1 ग्राम ऑफ AB4 डाला गया है, तब हमारा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाई 1.3 K।
तो ये यहाँ पर इस केस में हमारा डेल टी एफ इज़ 1.3 के। डब्ल्यू बी क्या है, ऑब्वियसली इस केस में डब्ल्यू बी हमारा 1 ग्राम है, और डब्ल्यू ए क्या है, सॉल्वेंट का वेट भी इस केस में हमारा 20 ग्राम है। ये सारी बातें हो गई। दी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द बेंजीन इज, अच्छा बेंजीन के लिए बता दिया गया है कि के एफ का वैल्यू फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन के जी मोल इनवर्स। तो इस केस में भी बेंजीन ही यूज हुआ है, तो उसके लिए भी सेम रहेगा 5.1 केल्विन के जी मोल इनवर्स, ये कह दिया गया है। अब मुझे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट दी एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। एटॉमिक मास ऑफ ए और बी मुझे अलग अलग से निकालने को कह रहा है, तो उसके पहले मुझे एक्चुअली मोलर मास निकालना होगा कि इस केस में मोलर मास कितना है, इस केस में मोलर मास कितना है। मुझे एक बार मोलर मास पता चल गया तो मैं फिर उससे एटॉमिक मास निकाल लूँगा। तो देखते हैं मोलर मास निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। तो जो हमारा जनरल फार्मूला है वो क्या कहता है कि डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ 1000 डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी डब्ल्यू ए। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये फॉर्मूला है। यहाँ से देखिए क्या क्या गिवन है, डेल टी एफ गिवन है, फिर डब्ल्यू बी गिवन है, डब्ल्यू ए गिवन है, और के एफ गिवन है, सिर्फ एम बी गिवन नहीं है। तो क्या मैं यहाँ से एम बी निकाल सकता हूँ, ये सारे वैल्यू यहाँ पुट करके एम बी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या होगा ऐसे, के एफ डब्ल्यू बी 1000 डिवाइडेड बाई डेल टी एफ और डब्ल्यू ए, ये सारी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो इनका आंसर आएगा 110.87। ये हो गया मोलर मास ऑफ किनका, इनका AB2 का मोलर मास हमने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे ही जब यहाँ पर भी MB के लिए सारी वैल्यू पुट करेंगे सेम जैसे ये है, सेम एक्सप्रेशन यहाँ भी आएगा कि KF WB 1000 बाई डेल TF इंटू WA। जब यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट की जाएगी तो इनका आंसर आएगा 196.15। ओके, तो ये हो गया इनका मोलर मास, किनका, इनका। अब आप देखिए ये मोलर मास अब ये मोलर मास बना कैसे है, यहाँ पर एक एटम ऑफ ए और 2 एटम ऑफ बी को मिलाकर ये मोलर मास बना है। जैसे हम ये करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर मास निकाल लूँ तो ये एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है 12 है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमें पता है 12 है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है 16 है। तो अब हम क्या करते हैं, 12 + 16 × 2 ऐसे सॉल्व करते हैं और फिर इनका आंसर निकालते हैं। ये कितना है 32 और ये 44 ग्राम पर मोल इनका मोलर मास है। वैसे ही हमें ये मोलर मास दिया हुआ है और साथ में ये दिया है कि ए का एटम 1 है और बी का एटम 2 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, A + 2B इज इक्वल्स टू 110.87 ऐसे इस केस में, फर्स्ट वाले केस में। और सेकंड वाले केस में लिख सकता हूँ कि A + 4B इज इक्वल्स टू 196.15 ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप कैसे भी इसे सॉल्व करिए, खुद से करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या रिप्लेसमेंट मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें A का वैल्यू मिलेगा, A इज इक्वल्स टू 25.59 और B का वैल्यू मिलेगा 42.64। अब ज़रूर इसे सॉल्व करके देखिए कि ये आ रहा है कि नहीं। और इनका यूनिट होगा एटॉमिक मास यूनिट, इसलिए स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट को। तो ये होंगे इनके आंसर्स। तो हमने देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला था ये ही मेन बातें थी, इसे ध्यान रखते हुए हमने सब कुछ सॉल्व किया है। ओके, थैंक यू।